अच्छा बेटे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट में से कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है आप लोगों को? सेक्शन ए बी सी दिया था मैंने करने के लिए। हो गया सर, नहीं है। ओके बेटा, तो आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटे, अब ये सर्किट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम दो लॉस का मदद लेते हैं, केवीएल एंड केसीएल। केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और किरचॉफ्स करंट लॉ की अगर बात करें तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास सर्किट में कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर के एक क्लोज्ड लूप अगर बन रहा है, कोई भी क्लोज्ड लूप हो सकता है, ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये किसी बड़े सर्किट का पार्ट है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप in any loop in an electric circuit is always zero। मतलब जैसे आपने किसी पॉइंट ए से स्टार्ट किया और आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हर डिवाइस के अक्रॉस जो ड्रॉप आता जा रहा है वो लिखते जाओ विद प्रॉपर साइन। तो जब आप वापस बाय द टाइम यू रिटर्न टू द पॉइंट ए अगेन, तो जितने भी डिवाइस के अक्रॉस ड्रॉप्स आ रहा है उनका अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। जैसे इधर मान लो V1 हो रहा है, यहाँ पे V2 हो रहा है, इधर V3 हो रहा है और इधर V4 हो रहा है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है हाई पोटेंशियल और माइनस का मतलब है
लो पोटेंशियल, रिलेटिवली हाई पोटेंशियल है। तो मान लो अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गए ए से, तो सबसे पहले मेरे को ये वाली डिवाइस मिली, मैं राइट में जा रहा हूँ और पोटेंशियल कम हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ V1। फिर उसके बाद आप जब ऐसे जाओगे तो वापस से पोटेंशियल कम होगा, तो फिर लिख देंगे माइनस ऑफ V2। फिर जब हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा बेटे, अब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस V3। और फिर जब आप ऐसे ऊपर जाओगे तो फिर से पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो क्या लिख देंगे, प्लस V4। दिस शुड बी इक्वल टू, ये जो लॉ है इसको क्या कहते हैं बेटे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, सर कॉपी कर। हाँ बेटा, डन सर। ओके। देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि एट एनी जंक्शन, मान लो क्या है सर्किट में हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर 2 3 4 वायर के सेगमेंट्स जो हैं वो मिल रहे हों, तो हम कहेंगे कि उस जंक्शन पे आने वाला नेट करंट मस्ट बी 0। algebraic sum of current entering or leaving a junction is always equal to 0। मतलब अब आप एंटर करने वाले को भी पॉजिटिव बोल सकते हो, अगर एंटर करने वाले को पॉजिटिव बोल रहे हो तो जो बाहर आ रहा है उसको नेगेटिव बोलोगे, इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। या कुछ लोग बोल सकते हैं यार हम तो बाहर जाने वाले को पॉजिटिव कहेंगे, जो एंटर कर रहा है उसको नेगेटिव, तो वैसा भी लिख सकते हो आप। तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम ही इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी, है ना।
ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि चार्ज डज नॉट गेट accumulated at any point in any electric circuit. ये नोट किया बच्चों? यस सर। अब देखो इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल एक तो ये बनता है, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि ये 3 रेजिस्टर्स हैं, ऐसे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये रेजिस्टर है 10 ओम का, ये है 20 ओम का, और ये है मान लो 5 ओम। यहाँ पर पोटेंशियल हमें दिया हुआ है लेट्स से 10 वोल्ट, इधर दिया हुआ है 20 वोल्ट, और यहाँ दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है, इसको आप जे नाम दे दो। तो हमसे पूछा जाए फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन जे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखिए, अब हमें पता नहीं है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जे का पोटेंशियल कितना है आखिरकार। लेकिन जो भी है, देखो हो क्या रहा होगा कि कुछ ब्रांच से करंट जे में अंदर आ रहा होगा और कुछ ब्रांच से जे से करंट बाहर जा रहा होगा। रजिस्टर में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है ना? तो अब मानने को आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैं ऐसा करूं कि मैं मान लेता हूं भाई, ये 30 वोल्ट वाली ब्रांच जो है, इसमें करंट से करंट एंटर कर रहा है मान लो I1, और बाकी दोनों ब्रांच से करंट फिर बाहर जा रहा है I2 और I3 करके। तो हम क्या लिखेंगे? I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, क्या ऐसा लिख सकते हैं? I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, एंड करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग। I1 की क्या वैल्यू लिख देंगे, और मान लेते हैं कि J का पोटेंशियल X, लेट पोटेंशियल ऑफ J इज इक्वल टू X वोल्ट। तो I1 हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से 30 माइनस X डिवाइडेड बाय 10। I2 कितना हो जाएगा? X माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20, और I3 कितना हो जाएगा? X माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ सर। सर। इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप। एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले आइए, बाकी सारी टर्म्स को एलएचएस में ले आइए। तो 30/10 करोगे तो आ जाएगा 3, 20/20 करोगे तो 1, 10/2 करोगे तो 5,
3 + 1 + 2, तो LHS में आपके पास आ जाएगा 6, और RHS में क्या आ जाएगा, x/10 + x/20 + x/5, तो x कॉमन आया और 20 LCM आया, तो 2 + 1 + 4, ये ऐसा आ जाएगा। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 120/7 वोल्ट, ऐसी x की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। x की वैल्यू आ जाएगी 120/7 वोल्ट। अगले पेज पे चले बच्चों। एक सेकंड। डन डन सर। डन सर। ओके, जनरली अपन सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या है, KCL + KVL की मदद से अपन सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन इनको अप्लाई करने के दो तरीके मेजरली होते हैं। पहला होता है लूप मेथड, और दूसरा होता है क्या, जंक्शन मेथड या नोड एनालिसिस। लूप मेथड में हम क्या करते हैं, वी अज्यूम करंट in different branches, we assume current in different branches। different branches में अपन क्या assume कर लेते हैं बेटे, करंट assume कर लेते हैं। establish मतलब, and while assuming currents, we minimize number of unknown variables using Kirchhoff's current law। KCL यूज करके अपन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मिनिमाइज करेंगे। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, सेलेक्ट an appropriate loop and apply KVL in that loop। उस लूप में क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, KVL। ये होता है आपका क्या, लूप मेथड। और अगला मेथड क्या होता है, जंक्शन मेथड, या उसको नोड एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, assume potential of any convenient point
in the circuit as 0 if not given already. है ना? जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में बेटे हमें एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, एक का 20 वोल्ट, एक का 30 वोल्ट ऐसा ऑलरेडी दे दिया, है ना? समझ रहे हो? यस सर। तो इनका 10 20 30 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया था, इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहीं ना कहीं पर पोटेंशियल को 0 मान रखा है अपने हिसाब से, कहीं पे मान रखा है। तो फिर हम अपनी मर्जी से 0 अज्यूम नहीं कर सकते, है ना? हाँ, अगर उन्होंने सिर्फ ऐसे ही सर्किट दे दिया है और कहीं पे कुछ भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बताया है ऑलरेडी, तो फिर आप फ्री हो, फिर आप आपके मन के हिसाब से किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो। तो क्या है, assume potential of any convenient point in the circuit as 0 if not given already। फिर उसके बाद क्या करेंगे, now in terms of this assumed potential, जरूरत पड़े तो क्या है, अननोन कुछ अज्यूम कर लो और फिर उसके बाद अंत में क्या है, सेलेक्ट अ जंक्शन और अ नोड and apply KCL at that node। उस नोड पे KCL अप्लाई कर दो, और KCL अप्लाई करते समय क्या करोगे बेटा, आपको करंट लिखने की जरूरत पड़ेगी। करंट किसके टर्म्स में लिखोगे, जो आपने ये पोटेंशियल अज्यूम किए हैं इनके टर्म्स में आप करंट लिखो। देखो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, उनके थ्रू अपने को बेटर समझ में आएगा। अगले पेज पे चलें भाई। सर एक मिनट। डन सर। भाई हम इस तरह का केस लेके चलते हैं कि ये एक बैटरी है, ये रजिस्टर है, ये एक और रजिस्टर है, ये बैटरी है, और यहाँ पे एक और रजिस्टर। ये हमें दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 2 ohms, 5 ohm, 10। हाँ, हमें क्या करना है, फाइंड करंट इन ऑल द रेजिस्टर्स।
current in all the branches of the circuit. तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, दोनों मेथड से करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं किससे, KVL से, मतलब यूजिंग लूप मेथड। देखो दोनों ही मेथड में KVL और KCL यूज होता है, कैसे यूज होता है वो अलग अलग बात है। जैसे देखो इस सर्किट को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। लूप मेथड में हम क्या करते हैं बेटे, करंट अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे ये वाली ब्रांच है, इसमें करंट आप मान लो कुछ आई फ्लो हो रहा है ना। अगर यहाँ आई फ्लो हो रहा है तो इधर कितना फ्लो होगा बेटा, क्या ये भी आई ही होगा? आवाज आ रही है ना बच्चा? अच्छा ये आई है तो ये वाला कितना होगा? देखो यहाँ से करंट किधर जाएगा, और कहीं तो जा नहीं सकता है, तो रास्ता यही है, तो इधर भी आई ही जा रहा हो, इधर आई जा रहा है तो इधर भी आई ही जा रहा। और फिर इधर मान लेते हैं, अब यहाँ से बटना है करंट को, तो इधर I1 मान लेते हैं। और अगर इधर I1 चला गया तो KCL की मदद से, अब देखो यहाँ पे नया वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है आपको, आप KCL यूज करो और बोल दो कि इधर से I आया, I1 इधर चला गया, तो इधर आगे कितना जाएगा, I माइनस माइनस I1। ठीक है, अब ये क्या है, सारे ब्रांच में करंट हमने अज्यूम किया है, दो वेरिएबल मानने पड़े हैं I और I1। तो एक बार हम क्या करते हैं, देखो दो क्लोज पाथ ले लेते हैं, एक ये वाला क्लोज पाथ ले लेते हैं, एक ये वाला क्लोज पाथ ले लेते हैं, दोनों में इक्वेशंस लगा देते हैं। तो ये जैसे लूप 1 है एंड दिस इज लूप 2, तो लूप 1 में क्या इक्वेशन बनेगी, देखो अपन इस पॉइंट से चालू करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो यहाँ से जब आप ऊपर गए तो आपको मिल रही है एक आइडियल बैटरी, और उस आइडियल बैटरी के आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या लिख दोगे, +20। फिर उसके बाद आपको मिला है ये रेजिस्टर, रेजिस्टर में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, हम भी हाई से लो ही जा रहे हैं, तो कितना, एक तो माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है, और कितना कम हो रहा है, IR, तो I इंटू आर। फिर उसके बाद हम इधर नीचे आ गए ऐसे, इस रेजिस्टर, ये भी रेजिस्टर है, इसमें भी करंट हाई से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, हम भी हाई से लो ही जा रहे हैं, तो माइनस माइनस साइन, और इसमें करंट दैट इज I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस 5। फिर ये बैटरी आई, इसमें क्या हो रहा है, 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो -10 इक्वल टू 0। 20 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 - 10 करोगे तो 10 इक्वल टू 2I प्लस 5I1। ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? ये मैंने क्या किया है, मैंने KVL अप्लाई किया है इन लूप 1। उसी तरह से KVL में अप्लाई कर देता हूँ किसमें, लूप 2 में।
अब उसमें कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर दो जिधर से आपको ठीक लग रहा है। क्लॉकवाइज में मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज, जिधर भी मूव कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से चालू कर देते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज में गए, यहाँ गए, कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, कोई ड्रॉप नहीं आ रहा। फिर एक रेजिस्टर मिला, रेजिस्टर में करंट ऐसा ही जा रहा है, तो करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रेजिस्टर में फ्लो करता है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो माइनस, माइनस आएगा, माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा है, I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10। फिर उसके बाद इधर गए, फिर ऊपर गए तो +10, और यहाँ पे करंट I1 में देखो ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, तो इधर प्लस और इधर माइनस आना चाहिए, लेकिन हम कैसे जा रहे हैं बेटे, हम ऐसे जा रहे हैं, तो क्या होगा, +5। क्या ये बात समझ में आती है? ये हमारे पास दो वेरिएबल, और उन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस बन गई। सर वो ये बात पॉजिटिव है 5i1 किधर बेटे, सर 5i1 और 5I1 पॉजिटिव क्यों आया, देखो वो जो 5 ओम वाला रजिस्टर है, उसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे, तो ऊपर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला लो पोटेंशियल पे, और हम कैसे मूव करें हैं, हम ऐसे मूव किए हैं ना, तो इस 5 ओम में हम नीचे से ऊपर गए हैं, हाँ सर समझ समझ में आया ये बेटा? यस सर तो क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 10 कितना हो जाएगा, -2i प्लस 2i1 प्लस 2 प्लस I1 इक्वल टू 0। तो 2i1 और I1 3i1 3i1, या इसको ऐसे लिख लो, 2 को इधर रहने दो और बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ, 2 इज इक्वल टू 2i -3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दें। अब ये दो इक्वेशन अपने पास बन गई हैं, इनको सॉल्व करके पता लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को, 1 - 2 कर दो आप, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों में 2i आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो LHS में तो हो जाएगा 10 - 2, RHS में कितना हो जाएगा, 2i प्लस 5i1 माइनस 2i माइनस 3i1, तो 8 इज इक्वल टू 2i में से 2i गया 0, 5i1 प्लस 3i1 8i1, यानी I1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 एम्पियर के बराबर I1 की वैल्यू।
I1 1 एम्पियर आ गया, तो I1 को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो। क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2i माइनस 3 इंटू 1, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी कितना? 5, तो i आ जाएगा कितना? 2.5। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम वो जंक्शन वाले मेथड से करते हैं, है ना? लेट अस सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय नोडल एनालिसिस या जंक्शन मेथड। तो भाई देखो क्या कहता है ये। हमने कहा था भाई क्या करो आप, इस मेथड में पोटेंशियल अज्यूम करो। तो चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल अपन 0 मान लेते हैं। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? 20। और इसका 0 है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। इस वाले पॉइंट का? 0। इधर वाले का? 10। अब क्या है, इसका 0 है, यहां तक 0 लिख सकता हूं। अब ये 10 के ऊपर जाने में मुझे 5 ओम का रेजिस्टर आ रहा है, और उसमें कितना ड्रॉप आ रहा है ये नहीं पता। यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर आ रहा है, उधर कितना ड्रॉप आ रहा है ये नहीं पता। तो अब इन पॉइंट्स का पोटेंशियल हमें कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं x है, इसका x मान लिया तो इसका भी x आ जाए। अब देखो आपके सामने ये जंक्शन तैयार बैठा है, इस जंक्शन पर आप इक्वेशन लगा दो के सी एल के, इसको P नाम दे देते हैं। तो अप्लाई KCL एट जंक्शन P। तो क्या बनेगी इक्वेशन बेटे? अब देखो, करंट को कैसे मानोगे? जो मर्जी आपको मानना है मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप सही आंसर आ जाएगा। मैं तो जनरली क्या करता हूँ, हर जगह से बाहर ही करंट जा रहा है ऐसा मान लेता हूँ, है ना? इधर से करंट ऐसे चल भेज दिया, इधर से ऐसे भेज दिया, इधर से ऐसे भेज दिया, तो ये लेफ्ट वाला करंट जो है ये कितना हो जाएगा? x माइनस 20/2। ये जो नीचे जा रहा है वो कितना हो जाएगा? x माइनस 10/5। और जो राइट में जा रहा है वो कितना हो जाएगा? x माइनस 0/10। तीनों करंट का सम इक्वल टू 0। इससे सॉल्व करो बच्चों। Sir, x equal to 15.
हाँ बेटे, क्या वैल्यू आई x की? क्या वैल्यू आई? 15. 15 आई है। x आ जाता है 15 वोल्ट। अब देखो x के 15 आते ही ये 2 ओम में से करंट पता लगा सकते हैं। करंट थ्रू 2 ओम वो हो जाएगा 20 माइनस 15/2 यानी 5/2, 2.5 एम्पियर करंट थ्रू। और ये किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? हाई से लो। तो 20 से 15 की तरफ फ्लो करेगा या 15 से 20 की तरफ फ्लो करेगा? 20 से 15. 20 से 15 की तरफ फ्लो करेगा। तो ये ऐसे फ्लो। करंट थ्रू 5 ओम अगर पता लगाना है तो वो 15 से 10 मतलब नीचे ही फ्लो करेगा। तो आ जाएगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, 5/5 मतलब 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा नीचे की ओर। देखो यही दो तो पता किए थे हमने, 2.5 और 1। हाँ सर. देखिए ये हमारे पास तरीका है। हाँ बोलो बेटा। ये आपके पास एक सर्किट दिया गया है। ये बैटरीज दी गई हैं। मान लीजिए 20 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, ये भी 5 वोल्ट की है। ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टर है। तो मुझे क्या करना है? फाइंड करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। अब बेटे इसमें कई बार क्या होता है, जो हमने दो मेथड पढ़े हैं, जंक्शन वाला और नोड वाला, इनमें से कोई एक मेथड ज्यादा
सही आंसर आपको देता है, मतलब जल्दी आंसर दे देगा। ध्यान दो, अगर लूप ज्यादा बन रहे हैं तो फिर लूप मेथड यूज करना अवॉइड करो। फिर कौन सा मेथड यूज करो? जंक्शन वाला मेथड यूज करो। मतलब करंट मत अज्यूम करो, पोटेंशियल अज्यूम करके सॉल्व करो तो जल्दी आ जाए। इस क्वेश्चन को भी क्या है, हम पोटेंशियल ही अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, जल्दी आ जाएगा उससे। देखिए ये हमारा सर्किट है। ये हम क्या करते हैं, पोटेंशियल अज्यूम कर लेते हैं। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं 0, तो इसका भी 0 हो जाएगा। आइडियल वायर से जितने भी पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, है ना, सर्किट में एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इसका मतलब क्या है, उस वायर का रेजिस्टेंस 0 है। और अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 0 है तो फिर भले ही उसमें से कितना भी करंट फ्लो कर रहा हो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता। ये 0 है तो ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 है तो यहाँ वाले का 10 हो जाएगा। ये 0 है, इधर वाले का 5 हो जाएगा। ये 0 है, इधर वाले का भी 5 हो जाएगा। और ऊपर एक जगह पर 20 आया है तो पूरी लाइन में आइडियल वायर ही बिछा हुआ है, तो हर जगह पोटेंशियल 20 हो जाएगा। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे हर रेजिस्टर में से करंट डायरेक्टली पता चल रहा है। जैसे ये लेफ्ट में 5 ओम है तो इसमें करंट 20 से 10 की तरफ ही जाएगा, नीचे जाएगा, उसको I1 मान लो। अगले वाले में 20 से 5 ही जाएगा, नीचे जाएगा, उसको I2 मान लो। अगले वाले में नीचे जाएगा, उसको I3 मान लो। तो I1 कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। तो 10/5 मतलब 2 एम्पियर के बराबर। I2 की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1। तो वो कितना हो जाएगा बेटे? 15 एम्पियर। I3 की अगर बात करें तो वो भी हो जाएगा कितना? 20 माइनस 5/1 मतलब 15 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आती है? अब आप देखिए, ये जो BC सेगमेंट है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये वाला करंट? जो BC सेगमेंट का करंट है, क्या उसको हम I2 प्लस I3 ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए बच्चों। यस सर। हाँ सर। तो I2 हो जाएगा 15 और I3 भी हो जाएगा 15। तो BC सेगमेंट का करंट 30 एम्पियर आ जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से AB सेगमेंट में जो करंट है, करंट इन द सेगमेंट AB, इसको कैसे लिखेंगे? इसको I1 प्लस करंट इन द सेगमेंट BC ऐसा लिख सकते हैं। अब I1 है 2 एम्पियर और BC सेगमेंट का करंट 30 एम्पियर आया है, तो इसका मतलब AB सेगमेंट का करंट कितना आ जाएगा बेटे? क्या ये 32 एम्पियर आ जाएगा? और जो AB में करंट फ्लो हो रहा होगा वही का वही इस बैटरी में भी फ्लो हो रहा होगा ना, क्योंकि A के बाद तो और कोई रास्ता है ही नहीं, B पे ही जाना है।
इज इट क्लियर बच्चों? हाँ सर। ओके, और देखिए सही को लिखेंगे। हो गया बेटे? यस देखो ये देखिए, ये एक 6 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट की बैटरी है। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है। ये 5 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम का रेजिस्टर है। ये मान लेते हैं 8 वोल्ट की बैटरी है। ये 3 ओम का रेजिस्टर है, ये 1 ओम का रेजिस्टर है। मुझे क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। फाइंड potential difference between the points A and अब देखो बेटे कैसे सॉल्व करें इसको। अच्छा, सबसे पहले एक बात मुझे बताओ कि ये जो 5 वोल्ट वाली बैटरी है, क्या उसमें से कुछ करंट जा पाएगा क्या? देखो कैसे समझेंगे इसको।
मान लो आपके इधर से करंट कुछ I1 फ्लो हो रहा है, ये I1 है तो ये वाला करंट भी I1 होगा, और ये I1 है तो इस ब्रांच में भी करंट I1 ही फ्लो हो रहा होगा, और A तक I1 आ रहा है तो A के नीचे भी करंट कितना जा रहा होगा, I1 ही जा रहा होगा। तो ये पूरे 4 ओम में करंट कितना जा रहा होगा, I1 ही जा रहा होगा। एक बात और समझो, इस वाले जंक्शन पे, इस वाले नोड पे देखो, ये ऊपर करंट I1 जा रहा है तो इधर से करंट I1 ही आना चाहिए ना। अब आप समझिए कि यहाँ से करंट I1 आया है और इधर करंट I1 ही चला गया, इसका मतलब इधर करंट जाने का कुछ स्कोप बचा क्या बेटे? नहीं सर। ऊपर से I1 आया और इधर I1 चला गया, इसका मतलब यहाँ पे अगर आप KCL लगा के देखोगे तो आपको ये बिल्कुल सीधे सीधे पता चल जाएगा कि इस वाली ब्रांच में करंट 0 ही फ्लो कर सकता है। आप इधर की तरफ से भी चेक कर सकते थे, देखो ये करंट अगर I2 है तो ये वाला करंट भी I2 होना चाहिए, और ये I2 है तो इधर से भी I2 आया होगा, इधर से भी I2 आया होगा, इधर से भी I2 फ्लो किया होगा, ये भी I2 रहा होगा। अब क्या है, यहाँ नीचे से ऊपर I2 आया और इधर राइट साइड में I2 चला गया, I2 आया और I2 चला गया, तो इसका मतलब क्या इस जंक्शन से 0 ही करंट आना चाहिए? बोलिए बच्चों, यस सर। है ना? तो ये बीच वाली ब्रांच में तो करंट 0 ही फ्लो करेगा। अब आप क्या करो, आपके पास एक लेफ्ट वाला लूप है, उसमें KCL की इक्वेशन लगा दो अलग से, राइट वाले लूप में अलग से KCL की इक्वेशन लगा दो, दोनों I1 I2 की वैल्यू पता चल जाएगी। लेफ्ट वाले लूप में लगाओगे तो क्या बनेगा, 12 माइनस 2I1 माइनस 4I1 इक्वल टू 0, मतलब I1 की वैल्यू 2 एम्पियर पता चल जाएगी अपने। और राइट वाले लूप में अलग से लगाएंगे तो क्या बनेगा, 8 माइनस 3I2 माइनस I2 इक्वल टू 0, तो I2 की क्या वैल्यू पता चल जाएगी बेटे, 8 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 2 एम्पियर, ये वैल्यू I2 की पता चल जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? अब एक बार आपके पास I1 I2 दोनों की वैल्यूज पता चल गई हैं, तो फिर उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, वो जो हमें डिटरमाइन करना है वो पता लगा सकते हैं, क्या, VA माइनस VB। जैसे ये सर्किट था और हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना था, तो आप कैसे कर सकते हो, आप हमें ये तो पता चल ही गया है साहब कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा और इधर भी 2 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। तो देखो आप क्या करो, चाहो तो इसको 0 मान लो, ये 0 है तो ये हो जाएगा 12, और इसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो A का पोटेंशियल 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका 8 वोल्ट आ गया, इधर जब आप नीचे जाओगे तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इधर फिर से 8 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए, तो 8 माइनस 8, ठीक है, इधर तो 0 ही होता वैसे। अब यहाँ 0 है तो यहाँ पर -5 आ जाएगा ना बेटा, हाँ सर। और यहाँ -5 है तो यहाँ भी -5 ही रहेगा, क्योंकि इस वाले रजिस्टर 1 ओम में से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 होना चाहिए। हाँ सर। Yes, sir. और ये -5 है
तो अब यहाँ से जब हम ऐसे नीचे आएंगे तो 8 वोल्ट और कम हो जाएगा, तो -5 -8, तो ये -13 वोल्ट आ जाएगा। ये -13 है तो ये भी -13 आ जाएगा। और इधर से करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और पोटेंशियल ड्रॉप आएगा IR, तो 2 × 1 मतलब 2 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ऊपर से नीचे आते समय 2 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो -13 + 2 मतलब बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटे? -11 वोल्ट का पोटेंशियल बी का आ जाएगा। अब अगर आपको VA माइनस VB की वैल्यू लिखनी है तो वो कितनी आ जाएगी? 8 - -11 मतलब 19 वोल्ट का ड्रॉप इसका। सही बात, पिछला पेज दिखाओ ना। पिछला पेज बेटे। ओके, सर सर हमने वो पता कैसे लगाया कि वो बीच वाला जो ब्रांच है जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसमें 0 करंट फ्लो होगा? उसमें हमने कैसे पता लगाया बेटे? हमने क्या किया, देखो, हमने पहले इस बैटरी में I1 करंट माना। हमने कहा देखो यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी I1 आना चाहिए और इधर भी I1 आना चाहिए। क्या यहाँ तक समझ में आया तुमको? हाँ सर। और अगर इधर से I1 जा रहा है तो इधर से भी I1 आ रहा होगा, तभी तो इधर I1 जा रहा है ना? हाँ तो सर। हाँ ये सर। I1 है तो ये भी I1 है। अब ऊपर से भी I1 आ रहा है और इधर से भी I1 जा रहा है। I1 आया, I1 गया, तो इसका मतलब इधर तो फिर कुछ जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सोच रहा है है ना? देखो आप ऐसे समझो कि भाई क्या है, ये जैसे कोई एक पूरा लूप है अपना, है ना? यहाँ से मैंने एक ब्रांच ऐसे निकाल दी, तो क्या इस ब्रांच में कोई करंट जा पाएगा क्या? या तो ये ब्रांच आगे जाकर नहीं के कुछ सर। मिल रही हो, तब तो करंट पूरा एक लूप बनता है, उसमें करंट फ्लो हो सकता है। आपने ये वायर लगाया, इसमें ऐसे एक ब्रांच निकाल दी, तो ऑफ कोर्स इसमें से करंट जाए। इसका मतलब तो क्या हो गया, इस लूप में से आपने नेट करंट निकाल लिया, हाँ सर। वापस कुछ नहीं भेजा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। समझो? हाँ सर, समझा सर। हो गया, ये वाला पेज हो गया बेटा? हाँ सर। ओके, अब देखो ये KCL और KVL के मेथड्स होते हैं, है ना? फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब क्या है? देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो कुछ इस तरह का है, ये टर्मिनल है A, ये है B, ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3।
देखो बिल्कुल एक के बाद एक जॉइंट है और बीच में से कोई ब्रांचिंग भी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, जो करंट एक में फ्लो करेगा वही सब में फ्लो करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि R1 R2 R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन and they are connected across terminals A and B. This combination is connected across terminals A and B, है ना। इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन two or more resistors are said to be in series if same current flows through all of them, है ना। और एक बात और आप समझिए कि VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आएगी। क्या VA माइनस VB को I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 ऐसा लिख सकता हूँ। दैट मीन्स VA माइनस VB की क्या वैल्यू आ जाएगी, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा, है ना। या करंट कितना आ गया, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम क्या कहते हैं कि यार ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं, हम A और B टर्मिनल्स के अक्रॉस किस एक सिंगल रेजिस्टर को लगा दें कि उसमें से सेम करंट फ्लो करने लग जाए, स्टिल द सेम करंट I flows through this resistor between terminals A and B। तो I को VAB अपॉन R इक्विवेलेंट लिखते हैं, और ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके क्या हम बोल सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों भाई, है ना। और देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप का रेशो होता है रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, वो इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस ही होता है। जैसे R1 रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कहूँ V1, R2 के अक्रॉस ड्रॉप कहूँ V2, R3 के अक्रॉस ड्रॉप कहूँ V3, तो V1 को IR1, V2 को IR2, V3 को IR3 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, जो जितना ज्यादा रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस ड्रॉप उतना ही ज्यादा आएगा। उसी तरीके से पावर कंजम्पशन का भी अगर रेशो मैं लिखूं P1:P2:P3, तो वो भी रेजिस्टेंस के रेशो में ही आएगा, I²R1, I²R2, I²R3। तो I तो सेम है ही क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पावर कंजम्पशन का जो भी जो रेशो आएगा
वो इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टर्स। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। हाँ सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, Sir, copy करना। हम्म। हो गया बच्चों? Yes, sir. देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टर्स जो हैं वो सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे। और इनके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। और यहां से मान लो आई करंट आ रहा है, इधर से I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इधर I3 चला गया। ये R1 रेजिस्टर है, ये R2 है, ये R3 है। ये तो I1 को आप क्या लिख सकते हो, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R1। I2 हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2। और I3 हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। तो और ये जो करंट I है, इसको हम क्या लिख पाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो VA माइनस VB कॉमन आता है, आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम चाहते हैं कि भाई A और B के बीच हम एक सिंगल रेजिस्टर लगाएं और उतना ही करंट टर्मिनल्स में फ्लो करे जितना पहले फ्लो कर रहा था। तो उस एक रेजिस्टर को इन तीनों का इक्विवेलेंट बोल देंगे। I की वैल्यू आ जाएगी VA माइनस VB अपॉन R। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ये बेसिकली पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन विल बी सेम। पोटेंशियल ड्रॉप का जो रेशियो है वो 1:1:1 है। करंट का रेशियो अगर अपन लिखेंगे I1:I2:I3, तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, I1 को लिख दो V/R1, I2 को V/R2, I3 को V/R3, तो 1/R1:1/R2:1/R3, ये करंट्स का रेशियो होता है। पावर कंजम्पशन की अगर बात करोगे तो वोल्टेज वाले फॉर्मूले से ही करना सही रहेगा, V², क्योंकि V सब में कॉमन है, तो ये भी इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में ही पावर कंजम्पशन इनका होगा। मतलब जो छोटा रेजिस्टर है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, बड़ा रेजिस्टर जो है वो कम पावर कंज्यूम करेगा, इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। है ना, ध्यान दो, जो R इक्विवेलेंट हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिलता है will be lesser than the smallest resistor present in the combination. है ना, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उससे भी छोटा होगा ये R इक्विवेलेंट। क्यों, ऐसे क्यों सर? देखो आप मान लो R1, R2, R3 में से सबसे छोटा मान लेते हैं R2 है ना, तो इसका मतलब 1/R2 सबसे बड़ा होगा ना, नहीं? तो हम क्या बोल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/R2 से बड़ा है, या R2 की जगह उसको R मिनिमम रख दो, क्योंकि उसमें कुछ ऐड ही हुआ है। इसका मतलब क्या है, R इक्विवेलेंट जो होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये R मिनिमम से भी छोटा होगा? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? ये बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब देखो कई बार क्या होता है, ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन छुपे हुए होते हैं, इनको हमें पहचानना पड़ता है। कैसे, देखो। सर हाँ, हमारा लेक्चर है अभी। अभी तुम्हारा कौन सा बैच का? सर वाईजी सर का लेक्चर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटे। कब से है? 9:40? नहीं सर 45 से। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ें फिर अपन। हाँ, ओके सर। ओके। सर होमवर्क। हाँ, होमवर्क अभी आप लोग क्या कर सकते हो बेटे, ये जो तुम्हारा एक तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो शीट है ना, उसका सेक्शन डी अभी आप कर लो, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो है वो नहीं बने, तो वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 भी करना अब आप चालू कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आप कर ही सकते हो। ओके सर।
सर आप शीट भेजोगे अभी, ये भेजोगे ना पीडीएफ? ओके ओके, अच्छा मैं भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। अच्छा ये पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ तो मैं अभी भेज दूँ। हाँ सर। सर आप मैकेनिक्स कब पढ़ाओगे? बस एक यार, एक बार ये करंट के बाद फिर अपन लोग मैकेनिक्स ले लेंगे। मैकेनिक्स में, हाँ मैकेनिक्स ले लेंगे, ठीक है। एक दो चैप्टर मैकेनिक्स के ले लेंगे अपन। सर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट भेज दीजिए ना सर ग्रुप पे। ठीक है बेटे, भेजता हूँ। हाँ सर।